हेलो एवरीवन। तो अभी अपन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग देख रहे थे। तो आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट क्लास देखेंगे बायोगोनाइड्स, जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग होती है किसी भी डायबिटिक में। मेनली फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। मोस्टली फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होती है? बायोगोनाइड्स। तो इसमें बेसिकली दो ड्रग आती है। पहली होती है फेनफॉर्मिन और एक होती है मेटफॉर्मिन। तो ये दो ड्रग आती है। तो जो फेनफॉर्मिन होता है बेसिकली ना, इसको बैन कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया इन 2003। क्यों बैन कर दिया गया इसको 2003 में? क्योंकि ये लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करता था। लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करता था, ठीक है। तो इसको लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करता था, इसलिए उसको क्या किया गया? बैन कर दिया, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ये क्या करता है? अभी अभी कौन सा है? मेटफॉर्मिन। तो मेनली हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे? मेटफॉर्मिन। तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये बेसिकली एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं AMP के, क्या नाम है इसका? AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ठीक है। AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होता है। ये बेसिकली क्या करता है? ये तीनों टारगेट ऑर्गन में जाता है। कौन कौन से? लीवर में, स्केलेटल मसल में और एडिपोज टिश्यू में। ये तीनों टारगेट ऑर्गन पे जाता है और क्या करता है? इंसुलिन के रिसेप्टर से, जो अल्फा और बीटा है ना, उनके रिसेप्टर से ज्वाइन होता है AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, और उसके इंसुलिन के सेंसिटिविटी को क्या करता है? बढ़ा देता है। इससे क्या होता है? ग्लूट4 से ग्लूकोज का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनके सेल में, तो स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये और एक क्या करता है? इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, उसको क्या करता है? कम करता है। तीसरा एक का काम करता है, हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करता है। मतलब जो प्रोटीन से ग्लूकोज, फैट से ग्लूकोज बनते हैं ना, उसको क्या करता है? उसको सप्रेस कर देता है। तो ये मैकेनिज्म एक्शन है। पहले इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाता है AMP के एक्टिवेशन से। दूसरा इंटेस्टाइनल ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तीसरा हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज, मतलब प्रोटीन से ग्लूकोज, फैट से ग्लूकोज जो बन रहा होता है, उसको कम कर देता है, ठीक है। ये होता है। उसके बाद अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेसिकली, ये हम लोग ने कर दिया। और बेसिकली वेट लॉस भी करता है, ठीक है। तो ये वेट लॉस भी करता है और मेनली सभी पेशेंट में ना फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होता है, मेनली ऑल डायबिटिक पेशेंट में। अब इसका एडवांटेज जैसे बताऊँ, मेनली इसमें क्या क्या आता है? ये नॉन हाइपोग्लाइसेमिक होता है। नॉन हाइपोग्लाइसेमिक मतलब अगर मैंने किसी का 100 शुगर है, अगर उसने मेटफॉर्मिन खा ली, एक टेबलेट मेटफॉर्मिन खा ली, तो उसका शुगर लेवल ऐसा नहीं होगा कि वो 60 से जाएगा, 70 आएगा, वो उतना ही रहेगा। हाँ, ओवरडोज अगर होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। नॉर्मल 1 या 2 टेबलेट लेगा तो उसको कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया मिलनी नहीं होती, ठीक है। तो नॉन हाइपोग्लाइसेमिक होता है। दूसरा, वेट लॉस को प्रमोट करता है। तो कोई ओबीज पेशेंट है तो उसमें एक और अच्छा काम करता है, उनमें वेट लॉस भी कराता है ये, ठीक है। उसके बाद मैक्रो और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं ना, ठीक है। जैसे वहाँ पे प्लेग वगैरह बना तो उसको भी वो प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और HbA1c को डिक्रीज करता है, कैसे? बाई 0.8% टू 1.2% से क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो क्या क्या करता है? नॉन हाइपोग्लाइसेमिक होता है, ठीक है। HbA1c को डिक्रीज करता है बाई 1.2%। वेट लॉस कराता है, और उस सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? वेट लॉस कराता है। और उसके बाद ये मैंने बता दिया, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन को क्या करता है? कम करता है, रोकता है। और साइड इफेक्ट इसके देखें तो इसका बेसिकली हाइपोग्लाइसेमिक साइड इफेक्ट बहुत ही रेयर है, वो ओवरडोज पे होता है। दूसरा, इसका नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया, माइल्ड डायरिया हो सकता है। उसके अलावा ब्लोटिंग हो सकता है, एनोरेक्सिया वगैरह। ये नॉर्मल साइड इफेक्ट जो हर मेडिसिन से होते हैं तो इसमें होता है। और मेटलिक टेस्ट वगैरह। बाकी विटामिन B12 की डिफिशेंसी कर सकता है, क्योंकि इसके एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता ही है। तो हम लोग को, किसी को मेटफॉर्मिन दे रहे हैं ना, तो उसमें विटामिन B12 का लेवल करा के देखना चाहिए। अगर कम है तो विटामिन B12 का सप्लीमेंट करना चाहिए, अपने को सप्लीमेंट करना चाहिए। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में नहीं दे सकते? तो रीनल डिजीज़ में नहीं दे सकते, हिपैटिक डिजीज़ में नहीं दे सकते, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में नहीं दे सकते। मतलब रीनल डिजीज़, हिपैटिक डिजीज़, हार्ट फेलियर पेशेंट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में उसको नहीं दे सकते। कोई अल्कोहलिक पेशेंट हो तो उसमें नहीं दे सकते, क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस करता है। और कोई हाइपोटेंसिव पेशेंट हो तो उसमें नहीं दे सकते। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दी मेटफॉर्मिन। बेसिकली क्या करता है? इंसुलिन के रिसेप्टर जो होते हैं, जो कि रेजिस्टेंस होती है, उसकी सेंसिटिविटी को क्या करता है? बढ़ाता है एक टाइप से।